नमस्कार, द वायर हिंदी के नए कार्यक्रम द ग्रेट गेम में आपका स्वागत है। इन दिनों भारत का अमेरिका और कनाडा के साथ खालिस्तानी मुद्दे को लेकर गहरा विवाद चल रहा है। यह आरोप है कि भारत अपने देश से बाहर रह रहे खालिस्तानी नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा है, जिन्हें भारत आतंकवादी मानता है। यह मुद्दा थोड़ा पेचीदा है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जब पिछले बरस जून में कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, जिन्हें भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी घोषित किया हुआ है। गौर करें, यह उस वक्त हुई अकेली ऐसी घटना नहीं थी। 45 दिनों के अंतराल में 3 खालिस्तानी नेताओं की मृत्यु हुई थी। जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में, मई 2023 में परमजीत सिंह की लाहौर में हत्या हुई और जून 2023 में ही अवतार सिंह की मृत्यु इंग्लैंड के एक हॉस्पिटल में हो गई। निज्जर की हत्या के कुछ समय तक कनाडा सरकार ने भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया था, लेकिन इस हत्या के तुरंत बाद कनाडा में अफवाहें उड़ने लगी थी कि इनके पीछे भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। इस हत्या के 15 दिन के भीतर कुछ ऐसे पोस्टर कनाडा के हिंदू मंदिरों पर भी आ गए थे, जिन पर लिखा था कि भारतीय दूतावास के उच्च अधिकारी इस हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। भारत ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को हाल ही वापस बुला लिया है, लेकिन ऐसे पोस्टर्स पर उनका नाम करीब 15 महीने पहले यानी पिछली जुलाई में ही आ चुका था। यानी कनाडा के कुछ हिस्सों में, कुछ वर्गों में भारत के ऊपर शक उमड़ने लगा था इन हत्याओं को लेकर। यहाँ एक चीज़ और भी है जिस पर ध्यान कम गया है, वो यह कि ठीक इस वक्त भारतीय दक्षिण पंथ इन हत्याओं का जश्न मना रहा था। गौर करें, ये लोग अनाम ट्रोल नहीं थे, बल्कि अध्येता और इतिहासकार जिनके सीवी में ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया जैसी डिग्री जुड़ी हुई। भारतीय सत्ता से करीबी से जुड़े ये लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि भारत विरोधियों को निपटा दिया गया है और अब बाकी लोगों की भी बारी है। इस तरह भारत में माहौल बनाया जा रहा था कि ये हत्याएं भारत की सफल विदेश नीति का प्रतीक हैं, भारत की बढ़ती शक्ति का सूचक हैं और इस रास्ते पर चलकर बहुत जल्द भारत विश्व गुरु बन जाएगा। स्थिति लेकिन बिगड़ गई। सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर तहलका मचा दिया कि कनाडा की एजेंसियां हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकार के संभावित रोल की पड़ताल कर रही हैं। गौर करें, ट्रूडो ने यह नहीं कहा था कि भारत का इसमें हाथ है, बल्कि सिर्फ इतना कहा, मैं आपको वर्बेटिम कोट करता हूं, कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज हैव बीन एक्टिवली परसुइंग credible allegations of a potential link between the agents of the government of India and the killing of हरदीप सिंह निज्जर। इन शब्दों पर हमें थोड़ा ठहर कर गौर करना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री अपनी संसद में बगैर ठोस सबूत के, ठोस प्रमाण के एक अन्य लोकतांत्रिक देश यानी भारत पर आरोप लगा रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि उसके पास भारत के खिलाफ प्रमाण है, बल्कि सिर्फ इतना कह रहा है कि उस देश के खिलाफ उनकी एजेंसियां जांच कर रही हैं। गौर यह भी करें कि पिछले हफ्ते ट्रूडो ने अन्य कमीशन के समक्ष फिर से दोहराया कि पिछले बरस जब उन्होंने आरोप लगाया था, उनके पास ठोस प्रमाण नहीं थे, सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा दिए गए कुछ इनपुट थे। आप गौर करें, थोड़ा ठहर कर सोचें कि इस बिंदु पर कनाडा के प्रधानमंत्री पर बहुत गहरा प्रश्न बनता है कि क्या बगैर प्रमाण के उन्हें अपनी संसद के सामने भारत पर आरोप लगाना चाहिए थे? क्या वे भारत कनाडा संबंधों को बिगाड़ने के जिम्मेदार नहीं हैं? इस बिंदु पर कहानी एक दिलचस्प और नया मोड़ लेती है, क्योंकि ठीक जिस वक्त निज्जर की हत्या कनाडा में हुई, उसी जून के महीने में चेक रिपब्लिक ने, यानी कि अमेरिका से बहुत दूर चेक रिपब्लिक ने निखिल गुप्ता नामक एक भारतीय नागरिक को अमेरिकी खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में गिरफ्तार कर लिया। और अब यह कयास लगाए जाते हैं कि कनाडा में निज्जर की हत्या और अमेरिका में पन्नू की हत्या की साजिश में क्या कोई संबंध है? नवंबर 2023 में अमेरिका पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर एक अभियोग जारी करता है और आरोप लगाता है कि निखिल गुप्ता एक भारतीय के कहने पर कार्य कर रहे थे और इस भारतीय का कोड वर्ड है जो अमेरिकी न्याय विभाग देता है, CC1, को कॉन्स्पायरेटर 1 यानी सह अभियुक्त 1। इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं भारत, अमेरिका और कनाडा के बीच में। तमाम तरह की अफवाहें दोनों तरफ उड़ती रहती हैं कि इस महीने यानी कि अक्टूबर 2024 में जाकर एक झटके से विस्फोट होता है। कनाडा सरकार कहती है कि भारतीय दूतावास के कुछ वरिष्ठ अधिकारी निज्जर हत्याकांड में शामिल थे। कनाडा कहता है कि वह लंबे समय से भारत की इस केस में संलिप्तता यानी कि इन्वॉल्वमेंट के प्रमाण भारत को देता आ रहा है, लेकिन भारत सहयोग नहीं कर रहा।
भारत इस आरोप को नकार देता है, अपने वरिष्ठ राजनयिक कनाडा से बुला लेता है और कनाडा के राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश देता है। इस बीच अमेरिका से भी खबरें आने लगती हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर निज्जर हत्याकांड से भारतीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम जोड़ देती है और फिर अमेरिका एक बड़ा धमाका करता है। वह पन्नू की हत्या के साजिश के सिलसिले में एक दूसरा अभियोग जारी करता है, जो बताता है कि CC1, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया था, वो दरअसल एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विकास यादव, जो पहले CRPF में थे, उसके बाद रॉ के एजेंट हो गए। रॉ, गौर करें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत आती है। इस तरह अमेरिका के अभियोग में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम जुड़ जाता है। अमेरिका विकास यादव और निखिल गुप्ता के बीच हुए वार्तालाप को पूरा विस्तार से जारी कर देता है, जिससे संकेत मिलता है कि निज्जर और पन्नू के केस के तार पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इस अभियोग के अनुसार हमें नहीं मालूम ये सच है या नहीं है, क्योंकि इस पर फैसला आना बाकी है। अब ये सिर्फ अभियोग की स्टेज पर है। निज्जर और पन्नू के केस में विकास यादव की प्रमुख भूमिका थी। अब घड़ी की सुइयां झटके से विकास यादव पर घूम जाती हैं। कौन है विकास यादव? अगर यह आरोप सच हैं तो विकास यादव प्रधानमंत्री कार्यालय में या रॉ में किस अधिकारी के आदेश पर काम कर रहे थे, या उन्होंने यह काम खुद ही अंजाम दिया? क्या वे खुद ही अमेरिका में हिटमैन और सुपारी किलर्स को तलाश रहे थे? इस बीच दो चीजें और उभर कर आती हैं। अमेरिका द्वारा पिछले बरस पहला अभियोग जारी करने के कुछ सप्ताह बाद विकास यादव को दिल्ली पुलिस ने एक व्यापारी के अपहरण और उनसे जबरन फिरौती के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया था, यानी कि दिसंबर 2023 में। वे कुछ महीने तिहाड़ जेल में रहे, दिल्ली की तिहाड़ जेल में, और इस बरस उनकी अप्रैल में रिहाई हो गई। आप थोड़ा ठहर कर सोचें कि विकास यादव वह व्यक्ति जो कि रॉ का एजेंट हैं, कथित तौर पर CRPF में थे और इतने बड़े ऑपरेशंस के मास्टरमाइंड हैं, वे दिल्ली में निहायती साधारण और क्षुद्र और टुच्ची सी फिरौती कर रहे हैं और सिलसिले में जेल जा रहे हैं। इसका क्या अर्थ है, मैं चाहता हूँ आप इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि विकास यादव कहाँ हैं? पिछले कुछ दिनों से भारतीय मीडिया लगातार प्रश्न कर रही है, वे कहाँ हैं, जीवित हैं भी या नहीं। और ठीक इस मौके पर द वायर हिंदी की टीम हरियाणा में उनके गांव जाती है। हमारे दो अत्यंत युवा होनहार पत्रकार अंकित राज और श्रुति शर्मा, और वे दोनों पाते हैं कि विकास यादव अपने परिवार के नियमित संपर्क में हैं। इनफैक्ट अमेरिकी अभियोग में नाम आने के तुरंत बाद, यानी 17 अक्टूबर को नाम आता है और 18 अक्टूबर को अपने परिवार को फ़ोन करके कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं एकदम सुरक्षित हूँ। यहाँ तक कि जिस समय वे कथित तौर पर तिहाड़ जेल में बंद थे, उस वक्त भी वे लगातार अपने परिवार के संपर्क में थे। विकास यादव पर ये खुलासे कुछ इस पूरे प्रकरण को एक नया मोड़ दे देते हैं। इस बिंदु पर लेकिन हमें कुछ प्रश्न भी करने चाहिए, सिर्फ कहानी सुनाने से काम नहीं चलेगा। पहला प्रश्न है अमेरिका पर। अमेरिका दुनिया भर में अपने खुफिया ऑपरेशंस के तहत उन तमाम लोगों की हत्या करवाता रहा है जिन्हें वह अपने लिए कथित तौर से खतरा मानता है, और बहुत सारे लोग एकदम निर्दोष भी होते हैं इनमें से। ऐसे में अमेरिका भारत के ऊपर किस आधार पर उंगली उठा सकता है, खासकर निज्जर और पन्नू जैसे लोगों को लेकर जिन्हें भारत ने आतंकवादी घोषित किया हुआ है? दूसरा प्रश्न भारत पर बनता है। अगर अमेरिका और कनाडा के आरोप मान लिए जाएं, अगर वे आरोप सच हैं, क्या भारत को अपनी ऊर्जा और संसाधन उन खालिस्तानी नेताओं पर खर्च करनी चाहिए जिनका भारत में न कोई वजूद है न कोई नाम? भारत में खालिस्तान की आंच को बुझे 2 दशक से अधिक समय हो गया। क्या अभी भी भारत को अमेरिका और कनाडा में रह रहे कुछ कथित सिख उग्रवादियों से खतरा है? तीसरा प्रश्न, भारत ने कनाडा के आरोपों को तो खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिका के साथ जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहा है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि ऐसा इसलिए है कि अमेरिका ने पन्नू के केस को कहीं संवेदनशीलता से भरता है, लेकिन जब अमेरिका का न्याय विभाग विकास यादव का संबंध शीर्षस्थ भारतीय अधिकारियों से जोड़ रहा है, भारत को विकास यादव पर रुख स्पष्ट करना होगा। चौथा प्रश्न, भारतीय गृह मंत्री का नाम पहली बार इन जांच में नहीं आया है। बहुत कम लोगों को पता है कि जून में कनाडा की पत्रकार ने कनाडा की विदेश मंत्री से पूछा था, क्या इस पूरे प्रकरण में अमित शाह का कोई रोल है? How high up this plot went. I keep hearing the name Amit Shah, who is Modi's right-hand man. That would suggest that this was not a one-off, not rogue agents running an operation, but actually planned from the inner circle in the Modi government.
Have you heard that information? What I can tell you, we are in a rule of law country. We have an investigation ongoing. And my job as foreign minister is to make sure that I let the police forces do their work and trial people, and meanwhile, that I do the work of addressing security concerns with India, which I'm doing. भारत को ठीक उस वक्त ही इसका संज्ञान लेना चाहिए था। अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वे कई सारे लोग जो आज कनाडा के आरोपों को नकार रहे हैं, दरअसल वही हैं जो पिछले साल निज्जर की हत्या का जश्न मना रहे थे। वे इसे भारत की सफलता मान रहे थे। गौर करें, खुद प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते रहे हैं कि यह नया भारत है, घर में घुस कर मारता है। भारतीय सत्ता को यह जवाब देना होगा कि उसने इतने संवेदनशील मुद्दे को सोशल मीडिया पर क्यों आने दिया है। भारत के सत्ताधारी अपने चुनावी भाषणों में आखिर ऐसे भड़काऊ वक्तव्य क्यों देते हैं जो भारत की डिप्लोमेसी की छवि धूमिल करते हैं और विदेशों में कार्यरत भारतीय अधिकारियों को संकट में डालते हैं। आखिर क्यों रॉ की छवि खराब हुई है पिछले कुछ वर्षों में विदेशों में। हम सबको ये सोचना होगा कि भारतीय विदेश नीति दक्षिणपंथी नारों की गिरफ्त में आखिर क्यों और कैसे आ गई है।